So this is based on the position. क्या किया है, सबसे पहले ध्यान से देखिए, हमारे जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हुआ करता था दैट वाज dv by dt ओनली। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता था जिसके अंदर वेलोसिटी है, टाइम है, बट पोजीशन कहीं पे भी नहीं है। मुझे टाइम को करना था एलिमिनेट और पोजीशन की फॉर्म में मेरा फंक्शन लेकर आना था। टाइम को करना था एलिमिनेट और पोजीशन के फॉर्म में मेरे को फंक्शन लेकर आना था। तो मैंने dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया। dx से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, dx से ही डिवाइड करता हूँ, तो मैंने इक्वेशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया। ठीक है, आई हैव चेंज्ड नथिंग इन द इक्वेशन। मैंने इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं किया, जैसा इक्वेशन था वैसा ही पढ़ा रहा। थोड़ा सा रीअरेंज किया तो dx by dt आ गया। dx by dt को हमने नेक्स्ट लाइन में किससे रिप्लेस कर दिया, v से, और इक्वेशन बन गई मेरे पास v dv by dx। क्या बन गई, v dv by dx। सो बेटा याद रखें कि जो हमारी इक्वेशन है दैट इज v dv by dx, ये भी किसके लिए यूज आती है, एक्सेलरेशन को फाइंड करने के काम ही आती है। अब हम इस इक्वेशन को यूज करके हमारी थर्ड इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए सर थर्ड इक्वेशन को कैसे डिराइव करा जाएगा, हम लिखेंगे a इज इक्वल टू v dv by dx। मैं dx को क्या करता हूं, LHS पे ले जाता हूं। सो यहां बन जाएगा v dv इज इक्वल टू a dx। v dv इज इक्वल टू a dx। नाउ वी विल इंटीग्रेट इट बोथ साइड्स। मैं क्या करूंगा, अब इसको इंटीग्रेट करूंगा। सो बोथ साइड्स इंटीग्रेट करने के लिए यहां पर भी इंटीग्रेशन, यहां पर भी इंटीग्रेशन। ठीक है, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन लगाया। LHS पे ध्यान से देखिए, वेरिएबल क्या है, वेलोसिटी है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन द वेरिएबल इज वेलोसिटी। सो यहां पर अपन लिख सकते हैं द वेरिएबल इज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द वेरिएबल। ठीक है, एंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन वी कैन सी पोजीशन इज द वेरिएबल। भाई लेफ्ट हैंड साइड पे वेलोसिटी वेरिएबल है, राइट हैंड साइड पे पोजीशन वेरिएबल। अब अपन दोनों तरफ जब इंटीग्रेट करेंगे तो LHS पे लोअर लिमिट क्या आएगा, लोअर लिमिट आएगा u। ठीक है, शुरुआत कहां से की भाई, शुरुआत जब पार्टिकल ने की थी तो उसकी वेलोसिटी u थी। फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, तो फाइनली उसकी वेलोसिटी v हो गई है। ठीक है, कुछ देर बाद देखा उसकी वेलोसिटी v हो चुकी थी। इनिशियली वो कितना चल चुका था, तो 0 चल चुका था। बाद में वो कितना चल चुका है, तो s चल चुका है। ध्यान से देखिए, मैंने लिमिट्स पुट की। इनिशियली जब वो 0 चलता था, कुछ भी नहीं चला था, तब उसकी वेलोसिटी u थी। और जब वो फाइनली s डिस्टेंस चल चुका है तो उसकी वेलोसिटी v हो गई है। ये हमने लिमिट्स पुट कर दी। अब LHS और RHS में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। सो इन ऑर्डर टू डू इंटीग्रेशन, LHS पे बन जाएगा v स्क्वायर बाय 2। लिमिट कहां से कहां तक आएगी, तो लिमिट आएगी u से v तक। RHS में मेरे पास बन जाएगा a इंटू x। लिमिट कहां से कहां तक आएगी, 0 से s तक। अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट पुट की तो बना v स्क्वायर, लोअर लिमिट पुट की तो बना u स्क्वायर, डिवाइड बीच में क्या लगा दिया, माइनस। इसके डिवाइड में क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। राइट हैंड साइड पे देखा तो अपर लिमिट पुट करेंगे बनेगा s, लोअर लिमिट पुट करेंगे बनेगा 0, s माइनस 0। सो यहां से मेरे पास जो इक्वेशन बनी वो बनी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एंड दिस इज नोन एज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करते समय हमने 2-3 चीजों का ध्यान रखा है और 2-3 चीजों के बारे में बात बहुत अच्छे से की। दोबारा से चलते हैं, ध्यान से देखिए। इस पूरे के पूरे फंडे के अंदर आप ध्यान से देखिए, हमने सबसे पहले एक्सेलरेशन का एक नया फॉर्मूला डेराइव किया, जिस फॉर्मूले को हम कहते हैं v dv by dx। दिस फॉर्मूला गिव्स एक्सेलरेशन इन द टर्म्स ऑफ पोजीशन। ये पोजीशन के रिस्पेक्ट में हमें एक्सेलरेशन बता देता है। ठीक है, पोजीशन के रिस्पेक्ट में हमें एक्सेलरेशन बता देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन। So this relation gives the acceleration with the in terms of position. Terms किसके, position के terms में हमें acceleration बता देता है। ठीक है, पहली चीज। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ जब इसे इंटीग्रेट किया, LHS पे लेके गए v dv, राइट हैंड साइड पे लेके गए a dx, 0 से s, u से v इंटीग्रेट किया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। हमारे पास इक्वेशन निकल के आ जाती है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, बहुत ही आसान चीज है। नोट्स के अंदर हर चीज मेंशन्ड है। ठीक है, आज मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा आपके ग्रुप पे भी। आज मैं आपके ग्रुप पे भी नोट्स डाल दूंगा, तो आपको देखने में दिक्कत नहीं आएगी। फटाफट मुझे बताइए क्या ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं। फास्ट अंदर हमें दिख रहा है गाड़ी है, तो गाड़ी 20 मीटर पर सेकेंड से चलती है। इट इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड।
applies brakes and stops after traveling a distance of traveling for 2 seconds। मतलब सॉल्यूशन में मैं क्या देखता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 20 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी इस पार्टिकल की 0 है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 20 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी इस पार्टिकल की 0 है। ये चीज कितने टाइम में हुई? तो ये चीज हुई 2 सेकंड के टाइम में। कितने टाइम में हुई? 2 सेकंड के टाइम में हो गई। 2 सेकंड का टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। हमसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन, हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कौन सी इक्वेशन लगा के हम एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं? हु कैन टेल मी? कौन बता सकता है? बेटा 9th क्लास क्वेश्चन है ये, तो 11th क्लास है ही नहीं, इसको हम 11th क्लास नहीं मानेंगे। सर पहली इक्वेशन से सर एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ठीक है, और फिर सर एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो फिर सर हम थर्ड या फिर सेकंड इक्वेशन से निकाल सकते हैं सर डिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है भाई। सबसे पहले तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, बनेगा v = u + at। b की वैल्यू 0 रख देंगे, u की वैल्यू 20 रख देंगे, माइनस प्लस a लगाएंगे इनटू 2 लगाएंगे, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन आ गया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? रिटार्डेशन, दैट द एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर पार्टिकल आगे जा रहा है तो एक्सेलरेशन पीछे है, ठीक है, ये हम बात कर चुके थे। फिर हमने क्या बात की कि भाई ये एक्सेलरेशन वाली सिस्टम तो अपन को समझ में आ ही गया है। अब अपन क्या बात करेंगे, कितना डिस्टेंस ये चल चुका होगा। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, s = ut + ½ at²। तो s = u कितना, u कितना, तो 20, t कितना 2, -½ * a कितना 10, t² कितना 4। ये यहां से कैंसिल हुआ, ये बना 40 - 20, आंसर आ गया 20 मीटर। कैसे निकाला, कौन सी इक्वेशन लगाई हमने? यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लगा के तो एक्सेलरेशन निकाल लिया, और सेकंड इक्वेशन लगा के हमने डिस्टेंस ट्रैवल निकाल लिया। आप बोलोगे सर क्या सिर्फ सेकंड इक्वेशन ही लगा सकते हैं क्या, थर्ड नहीं लगा सकते क्या? हम थर्ड भी लगा सकते हैं। कैसे थर्ड लगा सकते हैं, ये उसकी बात कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन है v² - u² = 2as। v² फाइनल वेलोसिटी 0, u² इनिशियल वेलोसिटी 400 का मतलब 20 का स्क्वायर 400 = 2 * -10 * s। ये 1 0 से 1 0 गया, बना -40 / -2। s की वैल्यू यहां से आ जाती है 20 मीटर। तो कोई भी इक्वेशन लगाओ बेटा, आंसर हमेशा सेम आना है। ये 3 इक्वेशंस एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। आप कोई भी इक्वेशन लगाते हैं उससे आंसर आपको हमेशा सेम ही देखने को मिलेगा। ये 9th क्लास के क्वेश्चंस का ऐसा मान लीजिए आपके सामने एक रिवीजन चल रहा है, वही सारे सेम क्वेश्चंस जो हैं वो वापस 11th क्लास में उठ के आते हैं हमारे पास। आई होप आपने 9th क्लास में ये सब पढ़ा होगा। अगर पढ़ा है तो हैंड रेज करके बताइए, देखें जरा कितने लोगों को याद है। ठीक है, तो एग्जैक्ट सेम है बेटा, एग्जैक्ट सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही चीज है जो पहले पढ़ते थे, बस उसी को अपन अब किस फॉर्म में पढ़ रहे हैं, 11th क्लास के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, और कुछ नहीं है। चलिए फ्री फॉल के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या है, कल की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। फ्री फॉल आज चर्चा अगर कर ली अपन ने, तो कल की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस अपन करने लायक बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं फ्री फॉल। देखिए सबसे पहले तो अपन बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल से मतलब क्या है? फ्री फॉल से मतलब है पार्टिकल प्रोजेक्टेड under the influence of gravity। पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया हमने किसके इन्फ्लुएंस में? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। अगर पार्टिकल को हम ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में प्रोजेक्ट कर देते हैं, दैट इज नोन एज फ्री फॉल।
जैसे कि ये रहा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया, किसी वेलोसिटी से इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया। किसी वेलोसिटी से अगर मैं इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता हूं तो देखिए ये ऊपर जाएगा। आपने जब किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका, वो क्या करता है, ऊपर जाता है, एक पॉइंट पे आकर रुकता है, तो वो नीचे आना शुरू करता है। ठीक है, ऊपर जाता है, एक पॉइंट पे रुकता है, फिर ये नीचे आना शुरू करता है, तो एक पॉइंट तक गया, रुका और फिर नीचे आना शुरू कर गया। जब ये ऊपर जा रहा होता है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है, तो व्हाइल गोइंग अप its velocity decreases। ऊपर जाते समय इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है और नीचे आते समय while moving downwards its velocity increases। देखिए ऊपर जाते समय इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, नीचे जाते समय इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। दैट मींस जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा कहां लगता है, डाउनवर्ड लगता है। सो ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि while going up its velocity increases decreases, और डाउन मूव करते समय इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, इसके कारण हम एक कंक्लूजन बता सकते हैं दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा इस बॉडी पे जो एक्सेलरेशन आ रहा है, दैट ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करता है, दैट ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जिसकी वैल्यू कितनी होती है, तो जिसकी वैल्यू होती है g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेशंस के लिए हम इसे कितना ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। कैलकुलेशंस के लिए हम इसे कितना ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में हमें ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज दैट एक्सेलरेशन जिसके कारण ये फ्री फॉल कर रहा है। ठीक है, अब ये हमेशा कहां लगता है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है हमेशा। पोल्स और इक्वेटर पे थोड़ा चेंज करता है, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस के अंदर, लेकिन उसको हम कैलकुलेशंस में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं स्लाइट वेरिएशंस, क्या लिख रहा हूं, स्लाइट वेरिएशंस इन एक्सेलरेशन ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ is not taken into account, is not taken into account। इसको हम नहीं अपने रखते अपने पास, हम इसके बारे में नहीं सोचते। स्लाइट वेरिएशंस जो होते हैं, उन स्लाइट वेरिएशंस के बारे में बिल्कुल भी हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे होते, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो स्लाइट वेरिएशंस अर्थ की शेप के कारण यहाँ पर हो रहे हैं, उनको कैलकुलेशंस में इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता। नेक्स्ट नंबर पॉइंट ये है कि यार आपने ये देखा कि सर ये ऊपर जाता है तो इसकी स्पीड कम होती है, जब ये नीचे आता है स्पीड बढ़ती है। ठीक है, बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पर हवा चलने लग जाएगी तो साइड में चला जाएगा। बेटा यहाँ पर हम विंड रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं, विंड रेजिस्टेंस, ठीक है, और इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड। विंड रेजिस्टेंस को या विंड इफेक्ट को हम क्या करते हैं, यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देते हैं। विंड रेजिस्टेंस और विंड इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, ऑलवेज रिमेंबर दिस। विंड रेजिस्टेंस और विंड इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, ऑलवेज इस चीज का आप ध्यान रखें। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्री फॉल में 3-4 चीजों के बारे में बात कर ली अपन ने। सबसे पहले जब पार्टिकल ऊपर जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज, जब पार्टिकल नीचे आएगा वेलोसिटी इंक्रीज। एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड। स्लाइट वेरिएशन एक्सेलरेशन के अंदर जो होता है शेप ऑफ द अर्थ के कारण, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे पोल्स और इक्वेटर पे बात अगर करें तो पोल्स और इक्वेटर पे जी की वैल्यू डिफरेंट होती है।
लेकिन फॉर कैलकुलेशंस हम उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करते। और फाइनल पॉइंट है हमारा विंड रेजिस्टेंस या विंड इफेक्ट जो है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। विंड के इफेक्ट को वी ऑलवेज नेग्लेक्ट। तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चा लोग। नहीं आया तो कोई डाउट है तो बताइए फटाफट, वरना फिर अपन आगे चले न्यूमेरिकल्स के बारे में सोचें। देखें 11th क्लास, यस अपेक्षा बताइए, व्हाट इज द डाउट? सर डाउट नहीं, मैंने तो इसलिए हाथ ऊपर किया कि सबको समझ आ गया, तो हाथ ऊपर कर दो। मैं ये पूछ रहा हूँ आउट डाउट, ऑफ हैबिट सर। डाउट के लिए पूछ रहा हूँ, डाउट के लिए। चलो अच्छी बात है। चलिए देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है यार, बहुत सिंपल, बहुत आसान। आप इस चीज का ध्यान रखें। आगे चलते हैं। देखिए अब फ्री फॉल कितने तरीका का हो सकता है। बच्चे बोलते हैं सर फ्री फॉल कैसे, ऊपर से गिरना होता है क्या? नहीं, फ्री फॉल तो हो गया ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, अगर पार्टिकल नीचे भी जा रहा हो चाहे ऊपर भी जा रहा हो, दैट इज फ्री फॉल। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्राउंड। ध्यान से देखना, गौर फरमाए सभी लोग, बहुत अच्छे से इसको देखें। मैंने पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया, ऊपर फेंकूंगा ये ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा। अगेन एग्जांपल ऑफ फ्री फॉल ओनली। ठीक है, देखिए एच हाइट पे था, आई वाज ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, मैं टॉप ऑफ द टावर पे था और वहां से मैंने एक ऑब्जेक्ट को गिरा दिया, ड्रॉप। सो ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कहां आएगा? नीचे आएगा। दिस इज ऑल्सो व्हाट? फ्री फॉल। ठीक है, अगर मान लो मैं टॉप ऑफ द टावर पे हूं, टॉप ऑफ द टावर पे हूं और मैंने ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया, तो ये पहले ऊपर जाएगा, फिर ये सेम हाइट तक वापस आएगा, लेकिन यार रुकेगा नहीं, अब ये नहीं पूरा नीचे तक जाएगा। तो बेटा ये भी एक फ्री फॉल का एग्जांपल है। तो देखिए ये तीनों एग्जांपल्स किसके हैं? फ्री फॉल के। अब हम वन बाय वन हर एक को सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं उठाता हूं केस नंबर 1, और मुझे लगता है आज की क्लास में हमें केस नंबर 1 ही हो पाया। केस नंबर 1 में क्या है? ऑब्जेक्ट थ्रोन vertically upwards with velocity u from ground। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने ग्राउंड से u वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंक दिया, वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया, तो क्या होगा? आइए उसके बारे में बात करें। तो अच्छे से डायग्राम बनाएंगे, बेहतरीन डायग्राम, क्योंकि अगर अच्छा सुंदर सा बढ़िया सा डायग्राम बनेगा तो आपको समझने में आसानी आएगी। ये मैंने यहां से फेंका ऊपर ऐसे वर्टिकली अपवर्ड, जैसे ही मैं इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंकता हूं, ऊपर जाते हुए इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। So as it reaches the topmost position, its velocity decreases. So the final velocity is 0. Then let us say the initial velocity was u. And let us say that the initial velocity was u. Then the particle returns. To the ground. So I can divide this journey into two parts. First part is A to B, or when the particle is going from ground to the topmost position. And the second part is B to C, when it again moves downwards, when it again reaches the starting point. ठीक है, तो first of all we will start solving the going up part. ठीक है, A to B को पहले सॉल्व करते हैं। पार्टिकल मूविंग फ्रॉम A to B, या फिर बोले ग्राउंड टू टॉपमोस्ट पोजीशन, ग्राउंड टू टॉपमोस्ट पोजीशन। ठीक है, ग्राउंड से टॉपमोस्ट पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो पार्टिकल ने पाथ लिया है वो ए से बी लिया है। अब इस ए से बी को पहले अपन एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से देखिए। इनिशियल वेलोसिटी इस ए के बी, इनिशियल वेलोसिटी ए टू बी के लिए हम कितनी ले रहे हैं?
u ले रहे हैं, द फाइनल वेलोसिटी इज 0, द एक्सेलरेशन, ये अच्छी बात, एक्सेलरेशन को देखने के लिए आप देखिए एक्सेलरेशन कितना लगता है हमेशा g डाउनवर्ड्स, बट ये जो g की वैल्यू 9.8 है, ठीक है 10 है सर, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पार्टिकल जा रहा है ऊपर, एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे, मोशन जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कौन बता सकता है? जितने लोग कहते हैं पॉजिटिव होगा, कितने लोग कहते हैं नेगेटिव होगा? नेगेटिव जो लोग कह रहे हैं कि सर यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको नेगेटिव लेनी है, हैंड रेज करके बता दो। ओनली वन, प्रकृति, बिल्कुल सही बात है, योर आंसर इज करेक्ट। The value of acceleration will be taken as negative g. Why it will be taken as negative g? उसका reason बताता हूँ। The particle is moving upwards and the acceleration is in the downward direction. Particle ऊपर जा रहा है, acceleration नीचे की direction में। जब ऐसा होता है तो हमारा acceleration negative लिया जाता है। अभी यहाँ से टाइम निकालेंगे ऊपर जाने का, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं टाइम ऑफ असेंड। क्या कह सकते हैं? टाइम ऑफ असेंड। अब टाइम ऑफ असेंड को टी से डिनोट करते हैं। देखिए फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at। हम यहां से फॉर्मूला लगाते हैं, फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज u माइनस g t1। सो सी व्हाट इज हैपनिंग, अपने जब जैसे ही इसको सॉल्व किया, सो t1 की वैल्यू निकल के आ गई u बाय g। t1 की वैल्यू क्या निकल के आ गई? u बाय g निकल के आ गई। ठीक है, क्या निकल के आ रहा है यहां से कि ऊपर जाने में इसको कितना टाइम लगा? ऊपर जाने में u बाय g टाइम लगा। ठीक है, ये टाइम इसको टॉप मोस्ट पोजीशन तक पहुंचने में लगता है। आपसे कोई पूछ ले कि सर ठीक है टॉप मोस्ट पोजीशन तक जाने में इतना टाइम लग रहा है, ठीक है, कि टॉप मोस्ट पोजीशन कितनी हाइट पे है ये तो बता दो। मैं कहा चलो ठीक है, टॉप मोस्ट पोजीशन कितनी हाइट पे है उसको निकालने के लिए हम सेकंड इक्वेशन लगा देते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बेटा आप 11th क्लास में आ गए हैं तो शॉर्टकट फॉर्मूले तो होने चाहिए, हर चीज के शॉर्टकट फॉर्मूले बताओगे, आंसर विद इन 2 सेकंड 3 सेकंड आपके पास निकल के आता है। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u कितना? इनिशियल वेलोसिटी, t कितना? u बाय g माइनस हाफ g t स्क्वायर मतलब u स्क्वायर बाय g स्क्वायर। सॉल्व करो इसे तो g से g कैंसिल, यहां बन गया u स्क्वायर बाय g माइनस u स्क्वायर बाय 2g। तो यहां से मेरे पास s की वैल्यू आ गई u स्क्वायर बाय 2g। कोई आपसे पूछे कितना टाइम लगा इसके ऊपर जाने में, आप बोलोगे सर u बाय g टाइम लगा। कोई आपसे पूछे कितना डिस्टेंस तक ही गया, आप बोलेंगे सर u स्क्वायर बाय 2g डिस्टेंस तक ये गया। ठीक है, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी आई? तो डायग्राम में अगर शो करना पड़ जाए हमें तो हम यहां से ऐसे दिखाएंगे, ये रही h हाइट और ये h हाइट किसके बराबर है? u स्क्वायर बाय 2g के बराबर। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान। ठीक है, u स्क्वायर बाय 2g डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकल आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक और चीज देखते हैं कि वापस नीचे आने में इसको कितना टाइम लगता है। वापस नीचे आने में कितना टाइम लगता है, उसके लिए मेरे को B to C पोर्शन अब चूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये नीचे आता है तो B to C को कंसीडर करना पड़ेगा। टॉप मोस्ट पोजीशन से नीचे आ रहा है, ग्राउंड को अप्रोच कर रहा है। सो हम यहां पर ऐसे लिखेंगे, B to C पोजीशन के लिए अगर बात की जाए तो हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अब इसका कितना होगा? u स्क्वायर बाय 2g होगा, क्योंकि यार अब ये पूरा ऊपर से वापस नीचे आ रहा है तो अपनी हाइट जितना डिस्टेंस वापस ट्रेवल तो करेगा ना। ठीक है, सही है। कितना टाइम लगाएगा? तो एक्सेलरेशन के लिए पहले मैं देख लेता हूं, प्लस जी लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं प्लस जी? क्योंकि पार्टिकल भी नीचे ही आ रहा है और एक्सेलरेशन भी नीचे ही लग रहा है, तो अपन ने एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी ले ली? प्लस जी ले ली। एंड फाइनली कितना टाइम लगेगा उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन लगा देते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s u स्क्वायर बाय 2g है, s क्या है? u स्क्वायर बाय 2g। यहां से बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। यहां से बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक,
सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकल आएगा। मेरे कहने का मतलब है आप मेथड समझिए, व्हाट इज द मेथड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, बताइए बेटा सभी लोग कि क्या आपको